Hello, dear students. Very good afternoon, all of you. I'm Pawan Gaukar, and let's resume with Indian financial market. Indian financial market के अंदर पैसा पहले इकट्ठा हो एक जगह और फिर द कॉर्पोरेट्स वर लुकिंग फॉर मनी, उन तक ये पैसा पहुंचे. ठीक है, इसको लेके हमें समझना है कि कौन से सेक्टर्स में फंड्स आ पाते हैं ताकि ये फंड्स फिर डिसबर्स हो जाए सही तरीके से. इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में बैंकिंग इज वन पार्ट, जो हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा. कल के वीडियो में हमने पूरा म्यूचुअल फंड देखा. टुडे वी गोना गो फॉर इंश्योरेंस. इंश्योरेंस पढ़ते हैं और बैंकिंग सिस्टम थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाके पढ़ने की कोशिश करते हैं. ऑलराइट, जब भी मैं कहता हूं इंश्योरेंस, तुमको कौन सा नाम क्लिक होता है जब भी मैं इंश्योरेंस कहता हूं? करेक्ट, इंश्योरेंस बोला तो LIC के अलावा कुछ समझ में नहीं आता हमारे. इंश्योरेंस का हिस्ट्री क्या है, कहां से ये स्टार्ट हुआ, और क्या ऑलमोस्ट हर इंसान इंश्योरेंस करवा ही लेता है किसी ना किसी तरीके से? क्या कहते हो? क्या व्हीकल इंश्योरेंस तो करवाना ही पड़ता है? व्हाट से? व्हीकल इंश्योरेंस तो मैंडेटरी है. इसके अलावा ठीक है, वो व्हीकल इंश्योरेंस वो एक्सीडेंट के लिए होती है. उसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस अभी कोविड के चलते इसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है. एंड अशोक, यू वर्क विथ इंश्योरेंस, राइट? योर जॉब प्रोफाइल इज फॉर इंश्योरेंस, अशोक? ऑलराइट. हाँ, सेफ्टी को लेके, हेल्थ केयर को लेके, और डिजास्टर को लेके, इंजुरी को लेके, किसी भी टाइप का रिस्क है, ट्रैवल इंश्योरेंस है. सो मेनी एरियाज आर देयर दैट नीड्स टू बी कवर्ड. इन जनरल अगर ऐसा नहीं है तो टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस तो जरूर लेता है हर कोई इंडिया में. ठीक है, लाइफ बचाने के लिए नहीं, लेकिन टैक्स बचाने के लिए तो जरूर. सो लेट्स चेक इट आउट. इंश्योरेंस सेक्टर, पेज नंबर 61. इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में हम लोग इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें इंश्योरेंस एक ऐसा एरिया जहां पे बहुत पैसा कलेक्ट होता है और सबको टैक्स के चलते, या व्हीकल है तुम्हारे पास तो तुमको इंश्योरेंस कराना ही पड़ेगा. शायद उस इंश्योरेंस की जरूरत तुमको जिंदगी भर ना पड़े, लेकिन ये पैसा तो इन कंपनीज के पास जमा होता है. इट्स अ वेरी गुड बिजनेस. चलो बताता हूं मैं आपको इसके बारे में और. द इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 57 इंश्योरेंस कंपनी. सो अगर इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो LIC इकलौती कंपनी नहीं है. देयर आर 57 इंश्योरेंस कंपनीज other than the biggies like LIC and GIC. 57 insurance companies, of which 24 are LIC business, life insurance business, and 33 are non-life insurance business. ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस यानी क्या? तुम्हारी जान को कुछ हो जाता है तो लाइफ इंश्योरेंस, और तुम्हारी जान को कुछ नहीं होता है तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस. सर, सिर्फ जान का इंश्योरेंस नहीं होता है, मेडिकल इंश्योरेंस भी होता है, व्हीकल इंश्योरेंस भी होता है, फायर इंश्योरेंस भी होता है, बहुत सारे दूसरे इंश्योरेंस भी है. तो उसके 33 कंपनीज है. अमंग द लाइफ इंश्योरेंस, LIC इज द सोल पब्लिक सेक्टर कंपनी. LIC इज द सोल पब्लिक सेक्टर कंपनी. लाइफ इंश्योरेंस में LIC इज द सोल पब्लिक सेक्टर कंपनी. MCQ का गोल्ड है ये. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज द सोल पब्लिक सेक्टर कंपनी. In addition to these, there is a sole national reinsurer. एक और है हमारे पास. There is a sole national reinsurer, General Insurance Corporation. सर, ये reinsurer क्या होता है? देखते हैं हम लोग. Other stakeholders in the Indian insurance market includes agents, individual and corporate brokers, surveyors, third party administration, servicing health insurance claim. यानी सिर्फ कंपनी बना के काम नहीं होता है. LIC एजेंट तुमने सुना होगा बहुत, जो पॉलिसी निकाल के देते हैं. ब्रोकर्स, फिर नुकसान कितना हुआ है वो चेक करने के लिए और सही में क्लेम वैलिड है क्या, उसके लिए लगते हैं सर्वेयर्स. और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, सर्विसिंग हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम. जैसे अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो काफी लोग क्या करते हैं, उनको पता होता है मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, मुझे अगले 3-4 महीनों में ऑपरेशन कराना है, बाईपास कराना है, या जो भी कराना है हार्ट से रिलेटेड, ओपन हार्ट सर्जरी करानी है, तो इंश्योरेंस ले लिया 2 महीने बाद. तो गाइस ऐसा नहीं होता है. इंश्योरेंस के अंदर थोड़ी कंटिजेंसी होनी चाहिए.
अगर पक्का पता है कि आपको प्रॉब्लम ही है तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस में आपने आपने फ्रॉड कर दिया है वो। इसलिए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते हैं जो चेक करते हैं कि आपको कोई पहले से ही बीमारी तो नहीं है और उसको आप कवर करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। दैट इज द क्लेम। ओके, सो गाइस दैट्स दैट। अब हमारा रहा री इंश्योरर। री इंश्योरर जैसे अगर किसी कंपनी ने एक बड़ा 5,000 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया, फॉर एग्जाम्पल 5,000 करोड़ किसी कंपनी ने, जैसे आईसीआईसीआई ने 5,000 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया किसी भी चीज का, तो क्या 5,000 करोड़ बहुत हैवी अमाउंट है? टेल मी, इज इट अ बिग अमाउंट? या इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। 5,000 करोड़ ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इस केस में री इंश्योरेंस होगा। अ री इंश्योरर इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू इंश्योरेंस कंपनीज। री इंश्योरर्स हैंडल रिस्क दैट आर टू लार्ज फॉर इंश्योरेंस कंपनीज टू हैंडल ऑन देयर ओन। 5,000 करोड़ का इंश्योरेंस तो मैंने करवा दिया, लेकिन अब डर लग रहा है। इट इज जस्ट लाइक कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में एंट्री तो ले ली, लेकिन अब डर लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोस्त को भी अपने साथ ले चलते हैं, आना तू भी, अरे वो डिफिकल्ट है, आना तू भी, साथ में मरेंगे। तो वो साथ में जो दोस्त होता है, फिर हम दोनों मिलके पढ़ के कैसे तो जैसे तो हम लोग बन जाते हैं सीएस। री इंश्योरर चाहिए। आपने ज्यादा बड़ा इंश्योरेंस का अमाउंट प्रोटेक्ट करने के लिए आपने लायबिलिटी ले ली, तो आपको री इंश्योरर लगते हैं ताकि थोड़ी रिस्क वो भी बेयर कर ले। वैसे आपको री इंश्योरर क्या होता है जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज द सोल नेशनल री इंश्योरर, यानी थोड़ी सी रिस्क स्प्रेड करने के लिए, रिस्क बांटने के लिए, रिस्क शेयर करने के लिए वी हैव री इंश्योरर्स। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज मैं ही लिखवा देता हूं आपसे। मार्केट शेयर, गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ इंश्योरिंग द अनइंश्योर्ड has gradually pushed insurance penetration in the country and proliferation of insurance scheme. What do you mean by proliferation? Proliferation यानी क्या, बोलो? अरे नए वर्ड्स हमको सीखने के लिए मिल रहे हैं ना। कोई भी चीज जब तेज बढ़ जाती है तो इसका कहते हैं proliferation। जैसे तुम्हारे 9th स्टैंडर्ड में 66.66% थे छक्के पे छक्का, और 10th में तुम्हारे डायरेक्टली 92% हो गए, तो इसको क्या कहते हैं? प्रोलिफरेशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, वैसे ही ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी इंश्योरेंस की तरफ थोड़ी बढ़ी, उसके कारण नंबर ऑफ इंश्योरर्स या फिर जितने जो इंश्योरीज है उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी खरीदी और ये सेक्टर को बूम मिला। ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न इन इंडिया, ओ मैं अगर कोई हेल्थ का इंश्योरेंस निकलवाता हूं, मेडिकल इंश्योरेंस निकलवाता हूं, कि मान लो मेरा 10 लाख का अगर बिल आया हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद, तो मुझे 10 लाख रुपए आप दोगे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल देगा फॉर एग्जांपल। तो आईसीआईसीआई को क्या मिलेगा? आईसीआईसीआई को क्या फायदा होगा? सोचो, मैंने इंश्योरेंस निकलवा लिया, दिमाग लगाओ, इंश्योरेंस बिजनेस है क्या? मैंने इंश्योरेंस बिजनेस में एंट्री कर ली, ठीक है, मैंने इंश्योरेंस निकालना चाहा, अपना मेडिकल इंश्योरेंस मैंने निकलवाया कि आप मुझे 10 लाख रुपए तक मुझे और मेरी फैमिली को कवर करो। तो बदले में मुझे आईसीआईसीआई बैंक को, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को क्या देना है? वो मुझे, मैं बीमार पड़ गया मुझे 10 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन बदले में मैंने उनको कुछ देना है। क्या देना है? हाँ, मैंने उन्हें प्रीमियम देना पड़ेगा ना, मैंने कुछ तो देना पड़ेगा ना। और हो सकता है अगर मैं बीमार नहीं पड़ा तो उस प्रीमियम का क्या होगा? गए वो पैसे, आपको इंश्योर करने की फीस थी वो, ठीक है। द इनकम ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इज इन द फॉर्म ऑफ, बोलो, इज इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम। द इनकम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इज इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम। लिख लो कहीं है, the income of insurance companies is in the form of premium. So gross premium written in India reached 5.53 trillion in FY18
with rupees 4.58 trillion from life insurer and 1.51 trillion from non-life insurance. ओवरऑल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, जब भी ये लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन, तो उसका मतलब ये है पेनिट्रेशन यानी कितना इंश्योरेंस बढ़ा है इंडिया में. Overall insurance penetration premium as percentage of GDP in India has reached 3.69% in 2017 from 2.71% in 2001. So 2001 के मुकाबले 2017 में इंश्योरेंस जीडीपी का परसेंट निकाले तो अगर जीडीपी 100 है तो 3.69%, 3.69 इतना सारा बिजनेस या इतना सारा प्रोडक्टिविटी के अगेंस्ट इंश्योरेंस किया जाता है. टू बी ऑनेस्ट ये अभी भी कम है बट ठीक है, ग्रो हो रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट. इन FY19 premium from life insurance business increased from 3.66% year to year to rupees 1.09 rupee trillion. In FY19 gross direct premiums of life insurance reached 962 billion, showing a year on growth rate of 12.4%. तो गाइस धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, ये नजर आ रहा है. आपको ये सारे फिगर्स एकदम लर्न नहीं करने हैं बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न दिस फिगर्स. आपको सिर्फ ये समझना है कि इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब सर तो हमको लर्न क्या करना है इसमें, ये हमारे सरकार ने क्या किया हमारे लिए, आयुष्मान भारत सुना है क्या ऐसा, आयुष्मान भारत स्कीम. यही अब हमारे काम आने वाला है कोरोना के अंदर, आयुष्मान भारत एंड ऑल. चलो देखते हैं. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू के लिए. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन नंबर ऑफ इनिशिएटिव टू बूस्ट इंश्योरेंस सेक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय बूस्ट? to give life to increase. Yes. In September 2018 national health protection scheme was launched under Ayushman Bharat. Very nice. ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन की आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत टू प्रोवाइड कवरेज ऑफ टू रुपीज 5 लाख टू मोर देन 100 million वल्नरेबल फैमिलीज. व्हाट डू यू मीन बाय वल्नरेबल? वल्नरेबल यानी नहीं सुना ये वर्ड कभी, वल्नरेबल. वीक. Vulnerable means weak. Over 4.9 million farmers were benefited under प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये किस काम आती होगी सोचो जरा. क्रॉप का प्रोटेक्शन. इंडिया में हमारा मानसून काफी अनप्रेडिक्टेबल होता चला है ऑफ लेट, तो उसके लिए फसल बीमा, क्रॉप को प्रोटेक्ट, क्रॉप को अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो उसके लिए फार्मर को पैसे मिलेंगे. देन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ई का है. व्हाट इज दिस इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये क्या है? इंश्योरेंस सेक्टर का क्या है ये? रेगुलेटरी अथॉरिटी. इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. इंश्योरेंस बिजनेस जैसे बैंकिंग बिजनेस को कौन है रेगुलेटरी अथॉरिटी? आरबीआई. वैसे इंश्योरेंस का रेगुलेटरी अथॉरिटी है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. ये बहुत ही बेसिक एमसीक्यू हो जाएगा लेकिन ये भी आ सकता है. IRDAI plans to issue redesigned IPO guidelines to insurance companies in India which are looking to divest equity through IPO route. So ऐसा चाहती है कि काफी सा IPO भी लाया जाए, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाया जाए इंश्योरेंस सेक्टर के लिए. IRDAI has allowed insurers to invest up to 10% in additional tier 1 bonds that are issued by banks to augment their tier 1 capital in order to expand pool of eligible investors for the banks. So IRDAI ने ठीक है और 10% एडिशनल आप फंड रेजिंग कर सकते हो बैंक्स के थ्रू, ऐसा उनको हेल्प किया है. तो गाइस और पैसा आएगा तो और फिर ताकत से बिजनेस कर सकते हैं. चलो इसका थोड़ा हिस्ट्री पढ़ते, इवेंट पढ़ते. मेजर इवेंट्स इन द जर्नी ऑफ इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर. It all started in 1956 to 72. All life insurance companies were nationalized to form LIC.
ओहो, तो हमारा जो पहली बॉल पे चौका मारा है वो किन्होंने मारा है? LIC ने. All life insurance companies were nationalized to form LIC in 1956 to increase penetration and protect policy holders from mismanagement. ये काफी सारी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, लोगों से प्रीमियम ले लेती है और जब उनको पैसों की जरूरत पड़ती है तो कोई मदद नहीं करता है, भाग जाता है. क्या ऐसा चलेगा क्या? दिस इज नॉट द वे. नो नो, दिस इज नॉट द वे यू डू बिजनेस. तो LIC बनाया गया. द नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वॉज नेशनलाइज टू फॉर्म GIC in 1972. Give me the full form of GIC. GIC. करेक्ट. अरे जनरल इंश्योरेंस का तो मैंने आपको कभी कुछ बताया नहीं आज तक. GIC के बारे में क्या बताया मैंने, जल्दी बताओ. कम ऑन. री इंश्योरेंस में इकलौती नेशनलाइज्ड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है. याद रहेगा. LIC, GIC ये मेन थे पहले, मेन. उसके बाद मल्होत्रा कमेटी आई. मल्होत्रा कमेटी रेकमेंडेड ओपनिंग ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर्स. प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए. जी हां, हमारे अशोक जी जहां काम करते हैं, ICICI प्रूडेंशियल, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस, IDBI, HDFC लाइफ, बिरला सन लाइफ. ठीक है, ये सारे भी आ गए. बजाज एलियांस. अच्छा, ये बजाज एलियांस में इंडियन नाम कौन सा लग रहा है? वेरी नाइस. ठीक है, तो एलियांस यानी दूसरे फॉरेन प्लेयर के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है. देन मल्होत्रा कमेटी recommended opening up of insurance sector to private players. IRDA, LIC and GIC were passed in 1999, making IRDA the statutory regulatory body for insurance and ending the monopoly of LIC and GIC. दो ही कंपनीज, मैंने पहले भी बताया था आपको, दो ही कंपनीज थी. कौन सी? LIC और GIC. LIC और GIC. तो इन सबको, LIC और GIC को बंद करो. ठीक है, और इनको मेन मार्केट प्लेयर बनना बंद कर दो इनका. और फिर बनाया उन्होंने IRDAI, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. वैसे इंडिया में एक ही बैंक थी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी भी थी और इकलौती बैंक भी थी. वो कौन सी थी? इंपीरियल. ये हुई ना बात. आई लव दिस. मुझे ये चाहिए आपसे. तुमने जो कल पढ़ा वो तुमको याद रहना चाहिए. इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. लेकिन यार ये तो गलत है. इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन सी तीन बैंक को मिला के बनी थी, बताओ? बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास. इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनी थी. और फिर इंपीरियल बैंक इकलौती हो गई थी. उनको मैनेज करने के लिए वही रेगुलेटरी बॉडी थी और वही बैंक थी. ये गलत था. इसलिए किसको बनाया गया फिर रेगुलेटरी बॉडी? करेक्ट. यू आर गेटिंग इट राइट. जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो और मुझे लगता है जिस लगन से आप पढ़ रहे हो, उनको बोलो, उनको बोलो. क्या बोलो? फेल करके दिखाओ. उनको बोलो. देन in 2014 post liberalization, the insurance industry recorded significant growth. The number of private players increased to 46 in 2017. In 2015 the government introduced प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जनधन योजना के साथ फ्री मिल रही थी ये. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. ठीक है, ऐसे नाम से लग रहा है आंख का ऑपरेशन होगा तुम्हारे, ऐसा नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट. उसके बाद गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अटल पेंशन योजना एंड हेल्थ इंश्योरेंस इन 2015. अटल पेंशन योजना. ये अटल नाम कहां से आया है? अटल बिहारी वाजपेयी जी से आया है ये नाम. ठीक है, ये जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके लाइफ में कोई इंश्योरेंस, कोई पेंशन ही नहीं होता है. आप समझ रहे हो? जो लोग जॉब करते हैं उनकी पेंशन होती है, जो लोग बड़ा बिजनेस करते हैं उनकी पेंशन होती है. लेकिन जो फुटपाथ पे सॉक्स बेचता है उसके पास कोई लाइफ सिक्योरिटी है ही नहीं एक समय के बाद. उसके लिए अटल पेंशन योजना आई है. ऑफ कोर्स आपको कुछ पैसे भरने पड़ेंगे उसके लिए. एंड इन 2017, ठीक है, द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम वाज प्रपोज्ड टू लॉन्च अंडर आयुष्मान भारत एज पर यूनियन बजट 2018 एंड 19. ठीक है, तो जन आरोग्य योजना के लिए भी मेहनत करी गई.
Then insurance companies raised more than $6 billion from public issues in 2017. तो काफी और पैसा आया, तो और मार्केटिंग होती है, और एडवर्टीजमेंट होती है, और नई नई चीजें की जाती है, और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये सब किया है इंश्योरेंस सेगमेंट डेवलप करने के लिए. रेगुलेटरी अथॉरिटी सिर्फ रेगुलेट करने के लिए नहीं होती है, उसका एक और काम है क्या, ग्रो भी करना चाहिए. ग्रोथ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. चलो देखते हैं. न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स लाइक बैंका इंश्योरेंस, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनबीएफसी हैव वाइडेंड द रीच एंड रिड्यूस द लॉस्ट. ओके, बैंका इंश्योरेंस क्या होता है ये, ठीक है. बैंका इंश्योरेंस मॉडल यानी पहले तो कस्टमर्स, दूसरी बैंक्स, और तीसरी इंश्योरेंस कैरियर्स. ठीक है, बैंक का इंश्योरेंस मॉडल आया जिसके अंदर बैंक्स को भी इंश्योरेंस में इन्वॉल्व किया गया. पहले बैंक्स इंश्योरेंस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं थी. अब इतना सारा आपने पढ़ा है, इतनी सारी हमने हिस्ट्री पढ़ी है इंश्योरेंस की, एक भी जगह लिखा है क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस बिजनेस में है? क्या एसबीआई इंश्योरेंस करवाती है? नहीं सर, एसबीआई कहां इंश्योरेंस करवाती है, देखो तो जरा. ठीक है, सो दिस इज हाउ बैंक assurance helps, and firms have tied up with local NGOs to target lucrative rural markets. ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों के भलाई के लिए काम करती है उनको भी लाना चाहती है वो. और आजकल इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट स्टोर कौन सा है? इंडिया का इंडियन ऑनलाइन मार्केट स्टोर फ्लिपकार्ट. फ्लिपकार्ट भी इंश्योरेंस बिजनेस में आएगा और अमेजॉन भी इंश्योरेंस बिजनेस में डेफिनेटली आएगा. इन अक्टूबर 2018 इंडियन ई कॉमर्स मेजर फ्लिपकार्ट एंटर द इंश्योरेंस स्पेस इन पार्टनरशिप विद बजाज अलियांस टू ऑफर मोबाइल इंश्योरेंस. एंड अमेजॉन इंडिया इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इंश्योर इंश्योरेंस मार्केट एज एन एजेंट. कुछ करना ही नहीं है उनको, इंश्योरेंस निकलवाना है. अमेजॉन का ऐप रेडी है, उसके अंदर तुम ऑलरेडी बिजली का बिल भरते हो, हर चीज सही चल रही है 2-3 साल से, इंश्योरेंस भी वहीं से निकलवा लोगे, सिर्फ ऐप के थ्रू पैसे कमाएंगे. इन 2018 द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एक मिनट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ऐसा तो कुछ है ही नहीं. इंडियन पोस्ट का तो सिर्फ पोस्ट ऑफिस है, क्या कहते हो? अरे यार, इंडियन पोस्ट ऑफिस को बोले कि पोस्ट ऑफिस तो चला ले पहले ढंग से, है ना, यही कहना चाहते हो ना तुम? क्या ऐसा कुछ है? तो भारतीय डाक है, तो क्या इनका कुछ पोस्ट पेमेंट बैंक भी खुला है? कैन यू टेल मी अदर पेमेंट बैंक? पेटीएम, एयरटेल, मुझे पता था आप ये बोलोगे. और बताओ. सिलेबस, स्टिक टू द सिलेबस. फिनो, अरे फिनो, ये याद दिलवाना था मुझे, इसलिए हमने ये मस्ती करी है. चलो आगे बढ़े. ओ साहब आगे बढ़े क्या? परफेक्ट. So, in September 2018, the Indian Post Payment Bank also partnered with Bajaj Allianz to distribute their products. तो बजाज एलियांस का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया. ओवर द ईयर द शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट हैज ग्रोन फ्रॉम 2% टू 31%, ऑलमोस्ट 32% इन FY19. यानी प्राइवेट सेगमेंट भी बढ़ते गया. उसके बाद द नॉन लाइफ इंश्योरेंस एजेंट शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज टू 55% फ्रॉम 14%. The life insurance sector has witnessed the launch of innovative products such as ULIP, Unit Linked Insurance Plan, यानी स्टॉक मार्केट से लिंक कर दिया उसको. Other traditional products have been customized to meet specific need of Indian customers. ये इंडिया में कैसा है ना, इंडिया में लोगों को कैसा है ना, लोग सोचते हैं, जैसे मुन्ना भैया भी सोचते हैं ना, मुन्ना भैया अमर है, पता है ना तुमको. अब इंडियन सब लोग क्या सोचते हैं कि हम सत्यनारायण की पूजा कर लेंगे, हमको कुछ नहीं होगा. ठीक है, इतना सब होने के बाद भी मुन्ना भैया भी बच गए. और पंडित जी का नाम क्या है? अरे यार मैं भूल कैसे गया. अरे मिर्जापुर के पंडित जी का नाम बताओ. गुड्डू पंडित. ये देखो ना, ये देखो, अभी शायद मेरे क्लास के तुम वही देख रहे हो.
गुड्डू पंडित जी भी बच गए। इंडिया में सबको ऐसा लगता है कि हम मरेंगे ही नहीं, तो लोग कहते हैं पहले जो इंश्योरेंस कंसेप्ट था वो टर्म इंश्योरेंस था कि आप पैसे भरो, मरे तो पैसे तुम्हारे फैमिली को मिल जाएंगे। लेकिन इंडियन लोग ऐसा सोचते नहीं। इंडियन लोग सोचते हैं हमने तो सत्यनारायण की पूजा की है, हम तो काल सर्पयोग की पूजा की है, हमको तो कुछ नहीं होगा। तो अगर मैं अगले 30 साल तक पैसा भरूं और मैं मरा नहीं, तो मुझे क्या फायदा मिलेगा? घर वालों को जो फायदा मिलेगा वो तो मैं चाहते नहीं उनको मिले, वो मरे साले वो लोग, लेकिन मुझे क्या फायदा होगा? इसलिए इंडियन लोगों के लिए अलग से प्रोडक्ट आए कि भाई कोई नहीं, तुम अगर मरे नहीं तो तुमको फिर हम लोग इतना इतना पैसा वापस कर देंगे। सही बात है ना? तुमको भी यही लगता है ना कि हम इतने जल्दी तो टपकने वाले है नहीं, है ना? देन in September 2018, HDFC Ergo launched eSecure, a cyber insurance policy for individual। ओए साइबर इंश्योरेंस, ऑनलाइन चोरी भी हो जाती है क्या? ऑनलाइन चोरी हो जाती है क्या? क्या कहते हो? ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह सुने तुमने? क्रेडिट कार्ड से पैसे मेरे कट गए यार, मेरा कट गया, ऐसा सुना है तुमने? डेफिनेटली ऐसा होता है। तो साइबर इंश्योरेंस भी अब नई चीजें आ चुकी है। काफी लोगों के सर्वर्स बहुत महंगे होते हैं, उनका भी इंश्योरेंस करा लेते हैं लोग। देन large insurers continue to expand, focus on cost rationalization and aligning business models to realize reported embedded value and generate value from future business rather than focus on present profit। In January 2019, online insurance distribution platform Turtle Mint raised 25 million in funding. As of November 2018, HDFC Ergo is in advanced talk to acquire Apollo Munish Health Insurance at a valuation of around 2600 crore। So guys, ये सब चल रहा है and this is how insurance sector is growing। आपको जो एग्जाम के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है वो है ये आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, थोड़ा ये आप थोड़ा इंपॉर्टेंस देना। मेजर इवेंट्स, थोड़ी हिस्ट्री वो पूछ सकते हैं, नंबर्स पे वो कंसंट्रेट नहीं कर सकते। नंबर्स पे क्वेश्चन पूछना बेवकूफी होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं कहता और मैं कहता हूं कि तुम ये नंबर लर्न कर लो, ये नंबर लर्न कर लो कि इस साल 2% था, फिर 31.8% था, अगर मैं आपको ये कहूं कि आप ये नंबर लर्न कर लो, तो तुम करने वाले हो, है ना? है ना? है ना? गाइस, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर सो मेनी नंबर्स। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, जो क्वेश्चंस रहेंगे वो नंबर्स याद करने से नहीं, थोड़ा बहुत हमें बैकग्राउंड होना चाहिए, ताकि हम सीएस एग्जीक्यूटिव में इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज एक पूरा सिलेबस ही है ईबीसीएल ग्रुप 2 में, वो अच्छे से समझ में आए, इसलिए बैकग्राउंड चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन असली पैसा तो बैंक्स के पास ही है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। वापस आते हैं हम लोग बैंकिंग पे, और बैंकिंग थोड़ा क्रूशियल भी है। आ जाओ। Public and private sector banks. A public sector bank, okay, the banking sector was developed during British era and British East India Company set up 3 banks। तो बैंक ऑफ कोलकाता जिसने कहा था, भाई साहब आपके लिए फिर से नॉलेज, बैंक ऑफ बंगाल 1809, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 एंड बैंक ऑफ मैड्रास 1843। अब देखो guys, what is the correlation between the Bengal, the Bombay and the Madras thing? क्यों वहीं बैंक्स क्यों खुली? पुणे में क्यों नहीं खुली? नागपुर में क्यों नहीं खुली? These are presidential towns, but why these are only presidential towns? दिल्ली में भी नहीं खुला, दिल्ली भी तो प्रेसिडेंशियल टाउन में ही आता है। Yes, these are coastal cities, and during British era, during in the 18th century, there were no planes। Wright brothers invented plane in the 19th century। तो जो भी ट्रेडिंग होती थी वो बोट्स से होती थी, इसलिए आप देखो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई इतना डेवलप क्यों है? दिस इज द ओनली रीजन। ओके, तो यहीं पे ब्रिटिशर्स के शिप्स आते थे एंड वेसल्स आते थे, कार्गोज आते थे, इसलिए यहीं पे उनको बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए थी। ठीक है,
दीज थ्री बैंक्स, ठीक है, ये तीन बैंक का क्या हुआ फिर, ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मैड्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे, दे वर मर्ज टू फॉर्म इंपीरियल बैंक, ठीक है। और फिर इस सिंबल की जगह बीच में क्या आ गया था, बोलो बोलो, बरगद का पेड़। चलो गुड। These three banks were later merged and called Imperial Bank, which was taken over by SBI in the year 1955। गाइस याद रखना, SBI बना 1955 में, याद रखना। RBI कब बना, 1935। परफेक्ट परफेक्ट, मजा आ गया, वेरी गुड यार। मुझे ऐसा लगा कि आपको ये सब याद नहीं रहेगा। देन द रिजर्व बैंक वॉज एस्टैब्लिश इन 19, अच्छा यहां से पढ़ के बताया तुमने। द रिजर्व बैंक वॉज एस्टैब्लिश इन 1935 फॉलोड बाय पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक एंड इंडियन बैंक, ठीक है। जुलाई 19, ठीक है, जुलाई 19th 1969 was an important date in the history of Indian banking, as it is on this date 14 major scheduled commercial bank having a deposit of more than 50 crores were nationalized. The 14 banks were Central Bank of India, Bank of Maharashtra, Dena Bank, PNB, Syndicate Bank, Canara, Indian Overseas Bank, Indian Bank, Bank of Baroda, Union Bank, Allahabad Bank, Union Bank of India, UCO Bank and Bank of India। इन सबको nationalize किया गया, इन सबको क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया। यस यस, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, नेशनलाइजेशन हुआ, एंड दिस इज वेयर दीज बैंक्स वेर गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। प्लीज इतना पार्ट आप याद रखना, पहला पैराग्राफ तो मैं याद करवा चुका हूं तुमको, इतना पैराग्राफ तुम बिल्कुल संभाल लेना। सब्सिक्वेंटली सम प्राइवेट बैंक्स वर ऑब्जर्व टू सफर फ्रॉम गवर्नेंस प्रॉब्लम। ये पैसा जहां आ गया ना, और प्राइवेट खिलाड़ी जो होते हैं वो गड़बड़ी करते हैं, क्या कहते हो, लालची होते हैं ना लोग, व्हाट से। Subsequently, some private banks were observed to suffer from governance problem. Further, there was a need to address the need of credit delivery in greater measure. In the second wave of nationalization, 6 banks, that is Andhra Bank, Corporation Bank, New Bank of India, Oriental Bank of Commerce, Punjab and Sindh Bank and Vijaya Bank, with deposit liabilities of 2,200 crores and above, were nationalized. With the nationalization of these 6 banks, the number of public banks, PSB, including SBI and its associate bank, rose to 28 in April 1980. Public sector banks have played a significant role in development of the country over last 5 decades. पिछले 50 सालों में उन्होंने बहुत हेल्प करी है। They have rapidly expanded their branch network, extended credit to crucial segments। एक मिनट, ब्रांच नेटवर्क, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच नेटवर्क कितना है, 24,000 है, 20। अबे इतने गांव नहीं है श्रीलंका में जितनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस है। यानी जितनी ज्यादा बैंक्स उतना ज्यादा क्या होगा, सोचो जरा, जितनी ज्यादा बैंक्स उतना ज्यादा क्रेडिट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बैंक्स ही नहीं तुम्हारे गांव में तो बार बार शहर जाना पड़ेगा, और बार बार शहर जाना इतना फिजिबल होता है कि जिसके पास पैसे ही ना हो। It is just like going to a hospital which is not available in your city। क्या problematic होगा, जी हाँ। So guys, you have to take care of this। They have rapidly expanded their branch network, extended credit to crucial segment such as large industry, ठीक है, large industry, MSME। Anyone raise your hands, give me the full form of MSME, raise your hands, come on। Very good Manisha, very good Chinmay, very good Santoshni, it's easy, come on। MSME इतने लोग, मनाली, tell us what is MSME। Micro, small and macro enterprise। Micro, small and Macro enterprise। नहीं, micro, small and Micro, small and Manali enterprises। Yes, Chinmay, tell us। Micro, small and medium business। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। सबसे छोटा माइक्रो, फिर स्मॉल, और उससे बड़ा मीडियम। कोई बात नहीं, चलता है। गुड, जितना ट्राई करोगे उतना आंसर्स और उतना नॉलेज बेटर होता जाएगा। गुड।
सो लार्ज इंडस्ट्रीज को लोन दिया गया, एमएसएमई को लोन दिया गया, एग्रीकल्चर को लोन दिया गया, ट्रेड एंड रिटेल को लोन दिया गया, पार्टिसिपेटेड wholeheartedly in government's financial inclusion effort. Despite the opening up of sector to private entities in the early 1900, ये ओपनिंग अप ऑफ सेक्टर टू प्राइवेट एंटिटीज इन अर्ली 1900 कौन से इवेंट की बात कर रही है? अर्ली 1900 1990 यानी क्या हुआ था यहां पे ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये हुआ. Despite the opening of sector to private entities, PSBs remain formidable players. This is underscored by the fact that market share in overall bank credit and overall bank deposit was 63.2% and 69% respectively by the 2018 FY. Though their market share have come down over the years, PSBs may regain some or most of it. They are now through with the recognition of bad loans are taking efforts to recover them. ये कौन सी कंट्री, कौन सी बैंक का नाम खराब हुआ जब बैड लोन्स हुए? कौन सी बैंक है जिसके पैसे डुबाए गए? बताओ. पंजाब नेशनल बैंक. किसने डुबाए? पंजाब नेशनल बैंक के कितने पैसे डुबाए? टेक योर टाइम, कम ऑन, टेक योर टाइम. हाँ जी, तो कुछ पता चला आपको किसने किसने क्या क्या गड़बड़ करी? बैंक्स इन इंडिया, वी हैव मेनी बैंक्स इन इंडिया, लेकिन जो फ्रॉड जो हुआ है कुछ बैंक्स के साथ और जो हाई लेवल पे हुआ, जो सबकी नजरों में आया है, ठीक है, हमारे पास 3 मेजर खिलाड़ी है. हमारे विजय माल्या जी कितने रुपए दबाए हैं? 9,500, ठीक है, करोड़. विक्रम कोठारी रोटोमैक 3,695 करोड़. और जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को लूटा 12,686 करोड़. एंड द रीसेंट डेबेकल ऑफ यस बैंक हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड. तो ये बैड लोन्स काफी पब्लिक के नजरों में आ गए, तो सब लोग अपनी इमेज सुधारने में लगे हुए हैं अभी नेशनलाइज बैंक. और तुमको तो पता ही है, तुम तो देख ही रहे हो स्कैम 1992. हर्षद मेहता, उन्होंने भी अराउंड 5,000 करोड़ से लूटा था. किसको? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को. दैट वाज नॉट गुड. They are now through with the recognition of bad loans and taking efforts to recover them. Further, they have tightened the loan origination process and put in place monitoring mechanism to ensure that new loans don't go off kilter. यानी आपके जो नए लोन्स है वो खराब ना हो. Moreover, the government is continuously pumping in capital to nurse them back to health and pushing for consolidation. काफी बैंक जो अच्छा नहीं परफॉर्म करती है, जिनके बैड लोन्स ज्यादा हो जाते हैं, उनको गवर्नमेंट वापसी करवाती है, उनको मरने नहीं देती. जैसे अभी येस बैंक को किसने सहारा दिया था? किसने बचाया? येस बैंक को किसने बचाया? हाँ, एसबीआई के थ्रू, लेकिन आरबीआई नहीं करवाया वो. यानी मेरे 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 पैसे थे अराउंड 2.5 लाख रुपए, येस बैंक से मुझे लेने थे. तो मैं वहां गया था ब्रांच पे, तो वो कह रहे थे कि सर आप आधी घंटा रुको, आरबीआई से डायरेक्ट पैसा आ रहा है. तो आरबीआई थ्रू एसबीआई बेल्ड देम आउट. तो हम ऐसे बैंक हमारी डूब गई, एक बड़ी बैंक हमारी डूब गई. एक्सेप्टेंस गवर्नमेंट करना सही नहीं, बंद होगी, ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए सही नहीं है. तो गवर्नमेंट हेल्प्स देम आउट, गवर्नमेंट बेल्स देम आउट. Moreover, government is continuously pumping in capital है ना, पैसा डालती है, to nurse them back, उनको सही करती है, to health and pushing for consolidation. While some PSBs like SBI, PNB and Canara Bank are lumbering giants, they do not, ठीक है, balk when there was time to adapt to changes in the financial system, customer requirements, embracing retail banking and technology with gusto. ठीक है, तो कुछ जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो लंबरिंग, दे आर लंबरिंग जायंट्स. क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़ा है? क्या कहते हो? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़ा है?
लेकिन यार वो इतना बड़ा है, और तुमने एसबीआई के मीम सबसे ज्यादा देखे होंगे तुमने, क्या कहते हो? सबसे ज्यादा मीम्स कौन से बैंक के? एसबीआई। कौन सा होता है वो? लंच टाइम है, लंच टाइम। They are so big. Okay, when you're big, the employees are old, the employees have a different mindset. तो दे आर लंबरिंग जाइंट्स, यानी धीरे चलने वाले जाइंट्स हैं, तो जल्दी अडॉप्ट नहीं करते, ऐसा उन पे, ठीक है, ऐसा उनके ऊपर इल्जाम है। एंड ठीक है, दे डू नॉट एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी विद गस्टो, यानी ऐसा नहीं कहते कि यार हाँ कि हम करते, ऐसा नहीं करते वो, ठीक है, वो ठीक है चलने दो, ऐसा ऐसा सोचते हो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। यस, गस्टो, यानी आप लोग जैसे दोपहर में भी आ जाते हो, शाम में बुलाओ तो शाम में भी आ जाओगे तुम, करेक्ट है? तो हमको करना है यार, मेरे में वो बात है कि मुझे ये सब क्लियर करना है, ये हम लोगों को एग्जाम थोड़ी खेलनी है, एम आई राइट? You accept technology with a gusto. Then, a recent drastic initiative of Government of India is going to change the scenario of public sector bank. As a banking reform measure, 10 public sector banks were merged into 4 entities. Oh, 10 public sector banks were merged into 4 entities. सबसे बड़ा मर्जर हुआ था ये, ठीक है? पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक एक हुई थी, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और यूनियन बैंक एक हुई थी, और इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक एक हुई थी। मेगा बैंक मर्जर कहते हैं इसको, ठीक है? ये मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट में भी सिखाया है, करेक्ट? करंट अफेयर्स में भी सिखाया है, करेक्ट? प्लीज ये याद रखना, हाँ याद रखना। एंड this would take the number of banks in the country from 27 to 12. These bank mergers and the ones already carried out will lead to creation of big banks with an enhanced capacity to give credit. These big banks would also be able to compete globally and increase their efficiency by reducing their cost of lending. The banks have been chosen for mergers on the basis of ensuring that there is no disruption in banking services, and the banks should benefit from increased CASA. What is CASA? अरे कुछ नहीं है, डरना नहीं कासा से, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। लेकिन कासा सुन के हमको लगता है क्या टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं है, करंट अकाउंट है बिजनेस वालों के लिए, और पर्सनल बैंक अकाउंट के लिए सेविंग अकाउंट है, आप आसानी से ओपन कर सकते हो। या द लार्जेस्ट ऑफ मर्जर्स अनाउंस्ड बाय पंजाब नेशनल बैंक विद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक, ये सबसे बड़ा मर्जर ये था, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक। The amalgamated entity to be called Punjab National Bank become the second largest public sector bank in India after SBI. It will become the second largest bank in India in terms of branch network with a combined total of 11,437 branches. Guys, ये याद रखना आप, इन तीनों के मिला के अब 11,437 branches है। SBI कितना बड़ा है? 24,000 branches. The second merger announced was Canara Bank and Syndicate Bank, Canara and Syndicate, which would render the merged entity the fourth largest banking sector bank. The merger also has the potential to lead to the large cost reduction due to the network overlaps. Further, the similar business cultures of the two banks would also facilitate a smooth transition. Then fourth merger announced by Indian Bank and Allahabad Bank. These two would lead to doubling of size of the business and would lead to huge potential to scaling up due to the complementary networks of two banks. चलो, तो ये थी कहानी हमारे सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, मेगा बैंक मर्जर। गाइस, ये एक बार लर्न करना है और करंट अफेयर्स में भी काम आएगा, इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा। तो ये है हमारा सबसे बड़ा क्या? ये है हमारा सबसे बड़ा कॉमन टॉपिक। तो क्या हमको इसको लर्न करना है? इसको चिपका देना है, तुमने चिपका देना है इसको तो पूरा स्टिकी नोटिस, इसका तो हमने स्टिकी नोट बनाना है। हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा है? You want to take a screenshot of this? Yes. All right, I'll help you with that. Super cool. Yes. Thank you. My pleasure. All right then. अब ये पब्लिक सेक्टर बहुत हो गया, ये आने दो
प्राइवेट सेक्टर को आने दो, असली मजा तो अब आएगी। आ जाओ, ये नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाओ और आईसीआईसीआई में जाओ, डिफरेंस फील होता है क्या? Yes. Yes, sir. इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाओ तो महसूस होता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुआ है सही में। आईसीआईसीआई में जाओ तो यू गेट अ वार्म फीलिंग कि सही में लगता है कि इंडिया, यानी मुझे यहां जॉब करनी है, ये फीलिंग आती है। एम आई राइट? Yes, sir. Guys, let's check it out. Private sector banks. Private sector banks refers to those banks where most of the capital is in private hands. In India, there are two types of private banks: old private sector banks and new private sector banks. यानी दो अलग अलग टाइप्स है। यानी आप आईसीआईसीआई वगैरह सुने होंगे, लेकिन कुछ और भी नाम से जो प्राइवेट सेक्टर में है। देखते हैं कौन से। Old private sector banks are those which existed in India at the time of nationalization but were not nationalized due to their small size or other reason. After the banking reform, these banks got license to continue on existing in India along with new private banks and government banks. Old private banks कौन सी थी? कैथोलिक सीरियन बैंक, सुना है कभी? नहीं सर। No. सिटी यूनियन बैंक, धनलक्ष्मी, ये तो सुना होगा। फेडरल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक भी है। हाँ, कर्नाटका बैंक ये भी है, करूर, अरे बैंक सभी है, करूर वैश्य बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, नैनीताल बैंक, ठीक है, ये नैनीताल बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा की सब्सिडरी है। देन रत्नाकर बैंक, साउथ इंडियन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, और among the above Nainital Bank is a subsidiary of Bank of Baroda which has 98.57% stake in it. All right, so these were the old private sector banks. अब नई बैंक्स देख लेते हैं हमारी। The new private sector banks were incorporated as per the revised guidelines issued by RBI regarding the entry of private sector banks in 1993. At present, there are 9 new private sector banks: Axis Bank, Development Credit Bank, HDFC. HDFC का full form बता सकते हो? Housing Development and Finance Corporation. Who told the answer? Chinmay, you told? Yes sir. Very good. Housing Development and Finance Corporation. लोगों को आसानी से होम लोन मिले इसके लिए बनाई थी ये बैंक, लेकिन इट इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक्स इन इंडिया। एम आई राइट अशोक? Yes sir. देन आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एकदम कट थ्रोट कंपिटिटर एक दूसरे के, बहुत अच्छा करिए। इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी बैंक एंड बंधन बैंक ऑफ बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑल द न्यू एंड ओल्ड बैंक्स आर अबव आर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। दे आर ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। तो ओल्ड प्राइवेट बैंक्स होगी, न्यू प्राइवेट बैंक्स होगी। अब स्मॉल प्राइवेट बैंक, स्मॉल प्राइवेट बैंक का एग्जांपल मैंने दे चुका है आपको, दिया है मैंने एग्जांपल। Yes, sir. Are you sure? चलो देख लेते हैं। स्मॉल प्राइवेट बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट हैव द लाइसेंस टू ऑफर फंडामेंटल बैंकिंग सर्विसेज by accepting deposit and lending. The aim of these banks is to provide financial inclusion to those sections of the economy which is not served by other banks like small business units, small and marginal farmers, micro and small industries and unorganized sector. The list of small private banks in India are, ये पूरी लिस्ट, तो थोड़ा लिस्ट मैंने पहले भी दिया था आपको, उज्जीवन वगैरह दिया है, ये पहले देखा है हमने। Yes. चलो देख लेते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। Almost every reform is born out of crisis. Do you agree? Almost every reform is born out of crisis. Do you agree on this line? इन्हें छोड़ो यार, मैं ये कहना चाहता हूं इस पूरे इकोनॉमिक्स की अगर कोई मैंने सबसे अच्छी या सबसे ब्यूटीफुल लाइन अगर कोई पढ़ी होगी ना तो वो यही है। Almost every reform is born out of crisis. And yes, इंडिया का क्या हुआ? अंग्रेज इंडिया में आए, करेक्ट? अंग्रेज इंडिया में आए, करेक्ट है? Yes, sir. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अंग्रेज इंडिया में आए, क्या बोल के आए थे वो? ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे ना ब्रिटिशर्स इंडिया में। क्या क्या बोल के हमारे साथ जुड़े थे वो लोग?
कि वी विल डू बिजनेस, वी विल डू ट्रेड विथ यू, करेक्ट? याद है ऐसा कुछ? Yes, sir. और फिर उन्होंने हमको लूटा, 150-200 साल तक राज किया और 150-200 साल तक इंडिया को लूटा, करेक्ट? तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए समहाउ, तो इंडिपेंडेंस तो हमें मिल गया, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम हमको फिर भी नहीं मिली थी। यानी मनी वॉज स्टिल कॉन्सेंट्रेटेड इन ओनली सम हैंड्स, ओनली फ्यू हैंड्स। और हम लोग इतना डर गए थे कि हमको एक बार अंग्रेज भाग गए, उसके बाद हमने यही सोचा कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, इतने में ही हम खुश हैं, इतने में ही हम लोग सुखी थे। एक कॉमन इंडियन की लाइफ चेंज नहीं हुई, सिर्फ वो किसी की गुलामी नहीं कर रहा था, उसको एक बस वो फीलिंग थी, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस ही वाज स्टिल अ गुलाम। नाइनटीन 40s खत्म हो गया, 1950s खत्म हो गया, 1960s खत्म हो गया, 1970s खत्म हो गया, 1980s खत्म हो गया। अब 50 साल हो गए थे भारत को आजाद होके, और फिर भी एक ऑर्डिनरी इंडियन ना उसके पास लग्जूरियस प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, और अगर अवेलेबल थे भी तो वो खरीद नहीं पाता था। सबके पास एक ही स्लीपर होती थी, वो व्हाइट और ब्लू कलर वाली, देखी होगी तुमने, व्हाइट और ब्लू कलर सबके पास। तुम नो मैटर हाउ रिच यू आर, यू विल हैव द सेम स्लीपर। दूसरा चॉइस नहीं था। ना इंडिया ने कुछ किया खुद के लिए 50 सालों में, और ना ही हमने किसी को आने दिया इंडिया में। चेक इट आउट, ये देखो, नए नए प्रोडक्ट्स इंडिया में आने थे, लेकिन हर कोई बोल रहा था कि इंडिया में आने दो, बट नहीं, हम लोग इतना डरे हुए थे, हम किसी को आने नहीं देंगे, कोई ट्रेड वेड नहीं भाई, तुम लोग हमको रूल कर लेते हो। फिर गाइस 1991 में वी डिसाइडेड टू ओपन अप इंडियन इकोनॉमी। अब हमने डिसाइड किया कि लेट्स ओपन इंडियन इकोनॉमी, यानी इंडिया की बाहर की कंपनीज को इंडिया में आने दो, लेट्स ओपन अप आवर सेल्फ। 1991 में द देन प्राइम मिनिस्टर and Narasimha Rao ji and the then finance minister, पहचाने इनको? Manmohan Singh ji, the then finance minister, decided for liberalization, privatization and globalization, LPG, and this changed India forever. Liberalization is free trade. Liberalization is free trade. Globalization is getting all the products which are available in globe to India, also making sure Indian products are available across the globe. And then privatization, that was opening up of Indian economy, and this has changed India forever. चलो देखते हैं. So almost every reform is born out of crisis. इंडिया ने इतनी बुरी हालात देख ली थी कि अब इतने बुरे हालात हो गए थे कि हम लोग इंडिपेंडेंट होके भी फायदा नहीं था, इसलिए रिफॉर्म किया गया. रिफॉर्म यानी क्या? पूरी तरह किसी चीज को क्या करना? चेंज करना. हाँ, almost every reform is born out of crisis. So is the case with Indian economic reforms. The balance of payment crisis in 1991 forced the government to begin dismantling the license permit Raj. पहले के जमाने में किसी को कोई भी बिजनेस करना था, लाइसेंस लगेगा, परमिट लगेगा, लाइसेंस राज बोलते थे उसको. अरे बिजनेस तो करने दो भाई, तुम्हारा परमिशन ही लेते रहेंगे क्या? बिजनेस में पहले परमिशन लो और फिर बिजनेस चला नहीं तो. प्रॉब्लम ये था ना, इंडिया ने खुद को ओपन अप किया. देखो, as Manmohan Singh began setting up framework for fiscal reforms under Prime Minister Narasimha Rao's direction, Rangarajan as the governor began erecting a new monetary structure. Although RBI had to mandate to issue new banking licenses, it did not until 1994, when the dust over the financial crisis settled. It was also the time when markets were rocked by frauds in non-banking financial companies segment, with CRB Financial being the prime example. It was a providential escape for the RBI, which was about to give a banking license to CRB as well. Institutions like IDBI, ICICI, HDFC, UTI were given license.
तब उस पीरियड में लाइसेंस दिए गए. ऑफन हु मैनेज्ड वेयर सेंचुरियन बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, टाइम्स बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक्स, इंडसइंड बैंक ऑफ द हिंदुजाज, bearing IndusInd, all the others were merged into another bank. Global Trust Bank was the first one to blow up amongst the new age banks in the midst of a scandal. Global Trust Bank, जहां पे भी ज्यादा ट्रस्ट ज्यादा बोलते हैं ना लोग, वो गड़बड़ी कर देते आखिर में. तू विश्वास तो कर, तू विश्वास तो कर, तू विश्वास तो कर, ज्यादा विश्वास बोला ना, समझ जाना ये फ्रॉड है. ग्लोबल ट्रस्ट बैंक वॉज द फर्स्ट वन टू ब्लो अप. खत्म. With the midst of a scandal, उन्होंने भी कुछ स्कैंडल किया, स्कैम किया. Raised the question of RBI's judgment, but the central bank was quick enough to identify problems and merged it with Oriental Bank of Commerce. तो जो भी बैंक ने गड़बड़ करी उसको एक दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर दिया, अब तुम दोनों संभालते बैठो. Centurion Bank of Punjab and Times Bank merged with HDFC. IDBI Bank, ठीक है, NSE 5.7%, which merged with parent Industrial Development Bank of India, is a standing example of how not to run an institution. So guys, गड़बड़ हुई, इतना स्मूथ नहीं हुआ बैंकिंग. और हम लोग देख रहे हैं आज तक वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को सौंपा गया, आज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पंजाब नेशनल बैंक को सौंपना पड़ा. सो गाइस, थोड़ी सी हिस्टोरिकली इंडियन बैंकिंग सेगमेंट इतना हिस्टोरिकली स्मूथ नहीं रहा है, but then over a period of time everything settled. There are major areas जो हम लोग और आगे पढ़ने वाले हैं, like Industrial Financial Corporation of India. Basically this is more about history. All right guys, so that's it as far as Indian financial market is concerned. थोड़ा सा जो मैंने वो मेगा मर्जर के बारे में बताया उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, और जो ऑफलेट हिस्ट्री है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान रखना है. आपको फिगर्स परसेंटेज पे इतना कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है. ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच. दिस इज पवन गोको साइनिंग ऑफ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी वेल एंड बाय बाय.